हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो समझते हैं सबसे पहले कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। सो गाइस, बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जिनको या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ले रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं ले रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम यूज़ करते थे या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल पर्पस के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू के साथ मर्ज होती है, इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेंगे। क्लियर हुआ? तो कंजम्पशन बेसिकली किसका करते हैं? फाइनल गुड्स का करते हैं ना। तो एग्रीगेट डिमांड में हम जो वैल्यू लेंगे, टोटल वैल्यू जो लेंगे, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की लेंगे। समझ में आया? देन विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। कितने सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी में? 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चारों सेक्टर को इंक्लूड करेंगे कि चारों सेक्टर क्या कर रहे हैं? आर प्लानिंग टू बाय। कितने सेक्टर? 4 सेक्टर, मतलब कि ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने की। यहाँ पर जो हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं ना, ये क्या होती है हमारी? एक्स एंटी होती है। एक्स एंटी का मतलब प्लान्ड होती है। ठीक है, प्लान करके चलते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, कि सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो मिलकर इतना एक्सपेंडिचर, मतलब इतना प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए। क्लियर हुआ? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, फिजिकल ईयर क्या होता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। क्लियर? तो 1 साल का हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर या फिजिकल ईयर होता है। तो क्या है एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए अपनी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग अ 1 अकाउंटिंग ईयर। दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और जो कि क्या होती है हमारी? एक्स एंटी होती है, प्लान्ड होती है, एक्स पोस्ट नहीं होती। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल नहीं होती, हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान्ड है वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारा बर्थडे है और तुम घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसमें तुमने एस्टिमेट करा कि 15 पीपल आएंगे और उसके अकॉर्डिंग तुमने एक्सपेंडिचर लगाया कि तुम्हारे जो है 30,000 रुपीज़ लग जाएंगे उस पार्टी में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? प्लान्ड है, एक्स एंटी है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जो 15 पीपल आने का तुमने एस्टिमेशन लगाया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारा दोस्त अपने भाई को भी ले आए अपने साथ, तो ऐसे करके 20 पीपल आ गए। तो 20 पीपल आए हैं और एक्सपेंडिचर तुमने 30,000 एस्टिमेट करा था, प्लान करा था करने का, बट वो इंक्रीज होके मान लो 40,000 हो गया। तो एक्सपोस्ट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 40,000 का। बट जो तुमने प्लान करा था, एक्स एंटी कितना था? 30,000। तो यहाँ पर भी प्लानिंग कर रहे हैं सारे सेक्टर्स गुड्स को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो ये एक्स एंटी होता है, प्लान्ड होता है, ना कि एक्सपोस्ट या एक्चुअल नहीं होता। समझ में आया? देन बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरे को एक 50,000 का लैपटॉप खरीदना है, तो मैं एक्सपेंडिचर पे कितना करूँगी? 50,000 का करूँगी ना। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि मतलब कि जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी में वो कितना प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर करने की, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था और अब तुम पढ़ रहे हो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कुछ तो डिफरेंस है ना, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल की स्टडी करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करेंगे। तो क्या डिफरेंस होता है एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में? तो एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिमांड होती है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी, कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी टोटल डिमांड क्या कहलाएगी? एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। वही मार्केट डिमांड की बात करें तो इंडिविजुअल की स्टडी करते थे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो तुमने पता होगा कि हम इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? मार्केट डिमांड में
टोटल डिमांड होगी फॉर अ वन कॉमोडिटी इन द मार्केट, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमोडिटी की मार्केट में कितनी डिमांड है, दैट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होगी कि एक कॉमोडिटी की टोटल डिमांड कितनी है, वो भी एक पर्टिकुलर मार्केट में। इकोनॉमी में भी बात नहीं कर रहे हम, तो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं मार्केट डिमांड में, ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, और एग्रीगेट डिमांड में इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं क्योंकि मैक्रो का कंसेप्ट है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया कि टोटल डिमांड जितनी भी है गुड्स एंड सर्विसेज की एंटायर इकोनॉमी में, और यहाँ पर हो गया मार्केट डिमांड में कि वन कॉमोडिटी की कितनी डिमांड है एक मार्केट के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं एग्रीगेट डिमांड के। देखो डेफिनेशन से इसके कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, क्योंकि हमने बोला कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर, ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सेक्टर आएंगे हमारे, 4 सेक्टर, तो वो चारों सेक्टर ही एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनेगा, कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं, हमारा फर्स्ट जो सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा, कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। जब वो इनकम बचती है उसको या तो मैं कंज्यूम करूंगी या फिर सेव करूंगी। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वैसे ही हम कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। इनकम कम तो कम कंजम्पशन, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिस्पोजेबल इनकम के साथ। क्लियर। देन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हमारा सेकंड सेक्टर, कौन, फर्म। फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कैपिटल गुड्स खरीदेगी फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो कैपिटल गुड्स में मशीनरी खरीद सकती है, इक्विपमेंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, और चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है फर्म की, ठीक है, कैपिटल ही कहलाएगी, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक भी क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। तो फर्म जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है कैपिटल गुड्स पर, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वहीं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर। देन आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी खरीदता है और कैपिटल गुड्स भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है एज अ कंज्यूमर भी एक्ट करेगा और एज अ फर्म भी एक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कब करता है, ताकि जो पब्लिक की नीड है वो मीट कर सके। एग्जाम्पल के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक की नीड सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस एक्सपेंडिचर को इनकर करती है। वही बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाईवे बनाना, रोडवे, पावर प्लांट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी। गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना है, गवर्नमेंट का मोटिव होता है वेलफेयर करना। बट वही जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं ना, वो कैसी होती है हमारी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ऑटोनोमस होती है, इनकम के साथ वेरी नहीं करेगी, लेवल ऑफ इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट वेरी नहीं करेगी। इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, रिमेन सेम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, कैसी इन्वेस्टमेंट है ये हमारी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कैसी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। वहीं हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट जो होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, ठीक है। बट हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनोमस है, इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी नहीं करेगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। देन आता है लास्ट हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड कौन कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इम्पोर्ट क्या होगा, जब अब्रॉड में जो गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी डिमांड कौन कर रहे हैं, रेजिडेंट कर रहा है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो वो कहलाएगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब
कि वैल्यू क्या आएगी जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट का डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो एक एक करके फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है रेट ऑफ एक्सचेंज, कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए चीपर है तो मैं इंपोर्ट ज़्यादा करूँगी, अगर एक्सपेंसिव है तो इंपोर्ट कम कर दूंगी। वो डिपेंड करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि $1 जो है वो 70 रुपीज़ का है। अब मान लो इस $1 की वैल्यू जो है वो 75 हो गई, तो मेरे लिए क्या हो गया, डॉलर एक्सपेंसिव हो गया। जब डॉलर मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया तो मैं इंपोर्ट करना कम कर दूंगी, तो इंपोर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। इंपोर्ट की वैल्यू कम होगी तो हमारा नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। वही हम बात करें फॉरेनर्स के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, क्या होगा, उनके लिए चीपर हो जाएगी हमारी करेंसी। तो वो क्या करेंगे, हमारे गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो इंपोर्ट कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इसलिए हमारी जो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। वहीं एक दूसरा केस देखते हैं कि क्या हुआ, $1 जो है अब ₹65 का मिल रहा है। अब मेरे लिए क्या हो गया, डॉलर चीपर हो गया, मैं इंपोर्ट ज़्यादा करूँगी, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए क्या हो गया, हमारी करेंसी एक्सपेंसिव हो गई। तो इस केस में क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो हमारी नेट एक्सपोर्ट की कम आएगी। क्लियर। सेकंड समझते हैं हमारा क्या फैक्टर है, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस क्या है गुड्स का, कि फॉरेन का गुड है और एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड है। अगर मेरे को इंपोर्टेड गुड चीपर पड़ेगा तो मैं इंपोर्ट कराऊंगी, और अगर मेरे को अपना ही खुद का गुड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड चीपर पड़ रहा है तो मैं यहाँ से खरीदूंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक लैपटॉप है, ठीक है, वो लैपटॉप जो है मेरे को, अगर मैं अमेरिका से उसको इंपोर्ट कराती हूँ तो उसकी वैल्यू मेरे को 70,000 रुपीज़ पड़ती है। वही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस उसकी 1 लाख पड़ रही है, तो मैं कहाँ से मंगाऊंगी, अमेरिका से, है ना, इंपोर्ट कराऊंगी। तो रिलेटिव प्राइस देखेंगे, अगर रिलेटिव प्राइस क्या होगा, मेरे को अगर चीपर पड़ेगा तो मैं इंपोर्ट ज़्यादा करूँगी, अगर मेरे लिए एक्सपेंसिव होगा तो मैं इंपोर्ट कम कर दूंगी। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, और फिर नेट एक्सपोर्ट क्या आएगा हमारा। समझ में आया। देन आता है एक्सचेंज ड्यूटीज़ क्या है। एक्सचेंज ड्यूटीज़ क्या लग रही है, जब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो उस पर टैक्सेस या ड्यूटी कितनी लग रही है, एक्सपोर्ट के टाइम कितनी हमारी ड्यूटी या फिर टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो हमारा फैक्टर है कि उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कराएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कराती हूँ तो उस पर हैवी ड्यूटी लग रही है, मतलब ज़्यादा ड्यूटी लगेगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं इंपोर्ट कम कर दूंगी। ठीक है, वहीं अगर मेरे को ड्यूटी कम पड़ेगी, मतलब ड्यूटी अगर टैक्सेस कम लगेंगे इंपोर्ट करा रही हूँ तो मैं इंपोर्ट ज़्यादा कराऊंगी। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, कहने का मतलब है कि जिस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आएगी हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देन आता है ट्रेड पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया ने मान लो इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया। इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया है कि डोमेस्टिकली हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्ट नहीं कराएंगे। अगर हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है, वहीं अगर हमारी आउटवर्ड ट्रेड पॉलिसी है, मतलब हम अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इंपोर्ट भी कराएंगे, एक्सपोर्ट भी कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो वैल्यू कम आएगी नेट एक्सपोर्ट की, अगर इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो डिपेंड करता है कि हम पॉलिसी कौन सी अपना रहे हैं, आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी है या इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमने पढ़े कि जो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू को डिफर करेंगे कि कितनी आएगी। तो अगर मैं बात करूँ नेट एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं हम, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखो पॉजिटिव कब आएगी, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, और जीरो वैल्यू कब आएगी, जब एक्सपोर्ट इक्वल होगा इंपोर्ट के, और नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब एक्सपोर्ट लेस देन होगा इंपोर्ट से। क्लियर हुआ इतना। अब बात करें कि एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 4 कंपोनेंट से बना है, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, बट क्योंकि हम जो अब फर्दर चैप्टर
पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 2 सेक्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, हाउस होल्ड और फर्म। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही सेक्टर है, तो जी और नेट एक्सपोर्ट को हम नहीं पढ़ने वाले, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, C+I होगी। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जिसको हम AD से रिप्रेजेंट करते हैं, कि क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर इकोनॉमी के प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग एन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, और ये कैसा होता है, एक्सेंटी होता है, प्लान होता है, एक्सपोस्ट एक्चुअल नहीं होता। देन हमने डिफरेंस देखा है एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड में हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, और मार्केट डिमांड में सिर्फ एक गुड की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स देखे हमने, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा, जो कि C से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने देखा, जो कि I से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑटोनोमस होती है, लेवल ऑफ इनकम के साथ वेरी नहीं करती। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ, लेवल ऑफ इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। बट यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है हमारी, ऑटोनोमस है, रिमेन सेम रहने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक्ट करती है एज अ कंज्यूमर भी और एज अ फर्म भी, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंडिचर करती है। देन नेट एक्सपोर्ट में हमने देखा कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ एक्सचेंज, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ड्यूटीज, ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, हमने देखा कि कब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो गाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Alright.